हेलो व्यूवर्स। आज हम लोग कवर करेंगे सेक्शन नंबर 19 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट को। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सेक्शन नंबर 18 को कवर किया था, जहां से मेंटेनेंस की स्टार्टिंग हो रही थी। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था सेक्शन नंबर 18 में कि वाइफ को मेंटेन कौन करेगा, सबसे पहले वो होता है उसका हस्बैंड। हम लोगों ने ये समझा था कि जनरल रूल यही कह रहा है कि वाइफ को मेंटेन करने का जो पर्सनल ऑब्लिगेशन है वो हमेशा हस्बैंड के ऊपर रहेगा। और जब पर्सनल ऑब्लिगेशन की बात आती है, पर्सनल ऑब्लिगेशन सिर्फ 3 लोग के केस में काम करता है। एक तो आपके कोई पेरेंट्स हैं, वो भी एज्ड पेरेंट्स। दूसरी कंडीशन आती है कि आपके जो चिल्ड्रन है, और तीसरी कंडीशन आती है वाइफ। इन तीनों के कंडीशन में ही पर्सनल ऑब्लिगेशन का रोल आता है। अब जो अभी हम लोग आज जो डील करेंगे सेक्शन नंबर 19, वहां पे बात हो रही है फादर इन लॉ की। मतलब अगर कोई विडो डॉटर इन लॉ है, मतलब हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो वहां पे जो लाइबिलिटी दिखाई जा रही है किस पर्सन की, फादर इन लॉ की, उस विडो की, फादर इन लॉ की। तो अब ये बात यहां पे आई, क्या ये इनका पर्सनल ऑब्लिगेशन है? तो हमने भी बात की कि पर्सनल ऑब्लिगेशन सिर्फ 3 लोग के केस में आ रहा है। या तो चिल्ड्रन के केस में आएगा, मतलब अगर किसी के बच्चे हैं तो वो कोई पेरेंट्स हैं तो उनका पर्सनल ऑब्लिगेशन अपने बच्चों को लेके है। अगर कोई हस्बैंड तो उसका पर्सनल ऑब्लिगेशन जो है उसके वाइफ को लेके होगा। और अगर एज्ड पेरेंट्स हैं तो उनके चिल्ड्रन के ऊपर होगा पर्सनल ऑब्लिगेशन। तो बस इन्हीं 3 केस में। बट यहां पे जो हम लोग सेक्शन 19 देखेंगे, जो फादर इन लॉ हैं वो किसी भी तरह से पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं है उनके ऊपर, पर्सनल ड्यूटी नहीं है, कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है कि वो वाइफ को, जो हस्बैंड की जो वाइफ थी उसको मेंटेन करें, मतलब अपनी डॉटर इन लॉ को मेंटेन करें। तो ये सारी चीजें होती है। अब इसके बाद सेक्शन नंबर 19 कुछ प्रोविजंस बताता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जब भी सेक्शन 19 हम लोग देखते हैं तो उसमें 2 सब सेक्शंस हमें देखते हैं। 2 सब सेक्शंस को समझने के लिए हमें बस एक छोटी सी बात ध्यान देनी है कि हमें 2 छोर पकड़ के चलने हैं। एक तो फादर इन लॉ का, कि वहां पे उनकी ड्यूटी बन रही है इस सेक्शन के अंडर। दूसरी चीज कुछ कंडीशंस है, अगर ये कंडीशंस नहीं हुई सामने तो फादर इन लॉ की जिम्मेदारी उसी तरह रहेगी, उनको मेंटेन करना पड़ेगा वाइफ को। अब वो कुछ कंडीशंस भी हम देखेंगे जो कि एक्सेप्शन के रूप में इस सेक्शन में काम करेंगी। और अगर वो कंडीशंस नहीं आती हैं बीच में तो फादर इन लॉ की तब जिम्मेदारी आ जाएगी। तो वही हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 19 तो वहां पे वर्ड यूज हो रहा है अहिंदू वाइफ। अहिंदू वाइफ का मतलब ये है कि एक हिंदू होना चाहिए, दूसरी चीज की वैलिड तरीके से शादी हो कि वो वाइफ बनी हो। अब उसके बाद ये बातें बताई जा रही है कि एक जनरल रूल निकल के आ रहा है पहले सबसेक्शन के अंडर, कि जब भी कोई हिंदू वाइफ है और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वहां पे वो वाइफ अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस पाने के लिए एंटाइटल होगी। तो ये तो जनरल रूल हो गया कि फादर इन लॉ तो पहले ही सबसेक्शन में मेंटेन करने के लिए लायबल हो गए, ये जनरल रूल बता दी। बट उसके पीछे कुछ शर्तें हैं। अब वो शर्तें कौन सी हैं ये देख लेते हैं। शर्तें होंगी कि उस वुमेन की खुद की कोई अर्निंग ना हो, खुद की कोई अर्निंग ना हो, या खुद की कोई प्रॉपर्टी ना हो जिससे वो खुद को मेंटेन कर पाए। मतलब अगर हो भी अर्निंग कर भी रही हो या प्रॉपर्टी हो, तो भी वो इतनी ना हो कि जिससे वो खुद को मेंटेन कर पा रही है, उसका मेंटेनेंस जो है प्रॉपरली हो पा रहा है। अब मेंटेनेंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मेंटेनेंस कोई क्राइटेरिया ऐसे नहीं, वो पर्सन टू पर्सन जो है चेंज होता रहता है। जिस प्रकार आपका स्टेटस होगा, जिस प्रकार आपकी वे ऑफ लाइफ होगी, उसी प्रकार आपका मेंटेनेंस पाने का राइट भी बन जाता है। उतना ही आपको कैपेसिटी बढ़ जाती है या घट जाती है उसी के अकॉर्डिंग कि आपको कितना मेंटेनेंस दिया जाए। तो वो उस डिपेंड करेगा, पर्सन टू पर्सन वो डिफर हो जाता है। तो उसकी खुद की अर्निंग ना हो, खुद की प्रॉपर्टी ना हो, या हो तो वो अनेबल है, वो उतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो खुद को मेंटेन कर पाए। या अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो वो अपने हस्बैंड, फादर या मदर की प्रॉपर्टी से भी वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है। मान लीजिए इनकी प्रॉपर्टी है भी तो भी इनसे जो है मेंटेन नहीं कर पा रही है, इनकी प्रॉपर्टी से भी। अगली चीज, अब ये 2 बातें खत्म, मतलब वो खुद की अर्निंग और प्रॉपर्टी वाला मुद्दा यहाँ पे हो जाता है खत्म। खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं है और हस्बैंड, फादर और मदर की प्रॉपर्टी से भी वो मेंटेन नहीं कर पा रही है। अब इन लोग की ऊपर वालों की बात खत्म हो गई, तो यहाँ पे अब बात आ रही है बेटे और बेटी की। किसकी बेटे और बेटी? जो वाइफ है, जो विडो हो गई, जो विधवा हो गई, उससे कोई बेटा या बेटी होंगे तो उनसे वो ऑब्टेन कर नहीं पा रही। ऑब्टेन हो भी रहा है तो इतना नहीं है कि वो उससे मेंटेन कर पाए खुद को। तो उस कंडीशन में भी, या उनके प्रॉपर्टी, मतलब मान लीजिए कोई बच्चों के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है या कोई जमीन है तो उससे भी उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में कौन लायबल होंगे? यहां पे आ जाएगी फादर इन लॉ की लाइबिलिटी।
अब दूसरी चीज जो हमें यहाँ एक और चीज समझनी है कि हम फादर इन लॉ के ऊपर लाइबिलिटी तो डाल रहे हैं, क्या फादर इन लॉ की हर प्रॉपर्टी वो हर अर्निंग के ऊपर हम लाइबिलिटी डाल देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ सेक्शन क्लियरली मना कर रहा है कि आप सिर्फ उसी कंडीशन में डाल सकते हैं जहां पे वो कोपार्शनल प्रॉपर्टी से कुछ पा रहे हो। मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो ऊपर से चलती हुई फादर इन लॉ तक पहुंची होगी उनके एंसेस्टर्स के रास्ते, तो बस उसी प्रॉपर्टी के अर्निंग से ही उसका हक होगा लेने का मेंटेनेंस, उस वाइफ का, उस विडो का। वरना अगर कोई फादर इन लॉ की खुद की अर्निंग है, उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अलावा उन्होंने कुछ भी अगर अर्न किया है, तो वहां पे वो देने के लिए एंटाइटल नहीं होंगे। दूसरी चीज, एक कंडीशन ये डाल रहा है कि अगर जो कोपार्शनल प्रॉपर्टी, मतलब जो एंसेस्टर्स के थ्रू जो प्रॉपर्टी मिली है फादर इन लॉ को पास जो आई है, उस प्रॉपर्टी से कोई भी हिस्सा उन्होंने उस विडो डॉटर इन लॉ को न दिया हो, तो उस कंडीशन में ही वो मेंटेन करेंगे बस, अदरवाइज नहीं करेंगे। खुद की अर्निंग से कोई मेंटेनेंस नहीं किया जाएगा, ये पूरा पूरा सेक्शंस कह रहा है। दूसरी चीज, एक बात जो कह रहा है, एक कंडीशन आएगी जहां पे डॉटर इन लॉ जो है मेंटेनेंस पाने के लिए एंटाइटल नहीं होंगी। तो वो कंडीशन कौन सी है? तो वो है कि अगर डॉटर इन लॉ दोबारा से किसी पर्सन से जो है शादी कर लेती हैं, तो वहां पे ये उनका राइट, ये अधिकार, फादर इन लॉ से मेंटेनेंस लेने का अधिकार खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीजें रहेंगी। इसमें हम लोग कुछ केस लॉज को भी देखते हैं जो कि बताएंगे क्लियरली कि कहाँ तक और किस प्रकार से जो है मेंटेनेंस दिया जाएगा फादर इन लॉ के द्वारा। इसमें कुछ केसेस जैसे हरिराम हंस वर्सेस श्रीमती दीपाली, श्रीमती रैना वर्सेस हरि मोहन सतपाल वर्सेस सुमन के, ये तीनों केस हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं हरिराम वर्सेस श्रीमती दीपाली का केस। ये आपका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का केस है। यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया था कोई भी विडो है तो उसके साथ उसके चिल्ड्रन भी इंक्लूड है मेंटेनेंस के लिए। मतलब समझिए, विडो ऑल्सो इंक्लूड माइनर चिल्ड्रन, मतलब कि विडो को जो मेंटेनेंस मांगने के लिए एंटाइटल है, उसमें जो है सिर्फ विडो अपने ही नहीं, अगर उसके कोई बच्चे हैं तो उनका भी मेंटेनेंस उसी विडो के मेंटेनेंस में ही माना जाएगा कि उनके लिए भी। और इसी के बाद ठीक जो श्रीमती रैना का जो केस आता है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है, इसी बात को और आगे बढ़ा के बोलते हैं कि अगर कोई वुमेन है, कोई विडो है, उसके अगर 2 डॉटर हैं और वो मेंटेन नहीं कर पा रही है उनको, और फादर इन लॉ के पास जो भी सेक्शन 19 के सब क्लॉज 2 में, सब सेक्शन 2 में जो बातें बताई गई हैं, वो उस कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहा है, उनके पास सफिशिएंट मीन्स हैं कि वो उसको मेंटेन कर सकते हैं, तो बच्चों के साथ साथ वो मेंटेनेंस लेने के लिए इंटाइटल होगी। बच्चे उसमें इंक्लूड हैं उस विडो में, ऐसा नहीं कि बच्चे अलग हैं, बच्चों के साथ मेंटेनेंस मांगा जाएगा। अगला केस जो सतपाल वर्सेस सुमन का आता है, उसमें सीधी सीधी बस एक बात कही गई है कि कोई भी मेंटेनेंस जो फादर इन लॉ की खुद की अर्न की हुई इनकम से अगर लिया जाता है, तो वो सेक्शन 19 के सब सेक्शन 2 का वायलेशन माना जाएगा। तो इसलिए वहां पे आप सेल्फ उनकी अर्निंग से नहीं ले सकते, जो खुद से जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो चली आ रही है, सिर्फ उसी में से आप, जो कोपार्शनल प्रॉपर्टी चली आ रही है, उसी में से आप हिस्सा ले सकती हैं, अदरवाइज नहीं ले सकती। तो आज के लिए सिर्फ इतनी चीजें रहेंगी। आगे के आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बाकी बचे हुए सेक्शंस को कवर करेंगे।